मौसम सरमा की आमद थी। इसी हिसाब से गली मोहल्ले बहुत ही सुनसान हो जाते थे। अगर किसी को कोई अशद ज़रूरत होती तभी वो घर के आसूदा माहौल से निकलकर बाहर के सर्द और वीरान गलियों में आना पसंद करता था। रात का कोई 11:15 बजे का वक्त था कि अचानक अम्मी को शदीद खांसी का दौरा सा पड़ा। मैं हड़बड़ा कर फौरन अम्मी के कमरे की तरफ भागा और पानी पिलाने की नाकाम कोशिश की। पानी बाछों से बह निकला और साथ ही मुझे ख्याल आया अम्मी को इनहेलर की ज़रूरत है। मैंने दवाइयों की ट्रे में देखा, अम्मी के पलंग के आसपास बेचैनी से हाथ मारा, मगर मजाल है कोई झलक ही दिखाई दी हो। इसी अफरा तफरी में मैंने गौर से अम्मी की तरफ देखा तो वो अलमारी की तरफ हाथ करके इशारा कर रही थी। मैं समझ गया इनहेलर इस जगह होगा। कुछ अरसे से अम्मी को बोलने में कुछ मसला हो रहा था तो वो इशारों में बात करने और समझाने की कोशिश करती हैं। खैर, मैंने लपक कर अलमारी खोली तो सामने ही इनहेलर रखा देखकर दिल को सुकून सा आ गया। फौरन अम्मी के मुंह से लगाकर 1-2 बार पंप किया तो अम्मी की सांस हमवार हुई और मुझे राहत का खुशगवार एहसास हुआ। सांस कंट्रोल में आई तो ख्याल आया अब खांसी की दवा भी दे दूं, अम्मी को ऐसा ना हो फिर खांसी आ जाए। और जैसे ही दवा के बारे में पूछने लगा, याद आया सुबह ही अम्मी ने पर्चा दिया था कि दवाएं खत्म हो गई हैं। उफ, मैंने अपना माथा पीटा। अम्मी रुके, मैं बस यूं गया और यूं आया आपकी मेडिसिन लेके। अम्मी ने मुझे मना करना चाहा लेकिन शर्मिंदगी कम ही नहीं हो रही थी। लिहाजा मैंने बाइक की चाबी ली और अम्मी को तसल्ली देकर घर से बाहर निकल गया। बाहर आया तो घर की आफियत मालूम हुई। किस बला की सर्दी और धुंध थी, ना कोई बंदा ना कोई हलचल। अजीब सी वीरानियत टपक रही थी गलियों में। मुझे मालूम था 4 गलियों को छोड़कर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है जो 20 घंटे खुला रहता है। बस अब अल्लाह से दुआ की कि अम्मी की दवाई मिल जाए इधर से। अल्लाह का शुक्र, मतलूब दवाई मिल गई। मैंने लगे हाथों डबल रोटी और जैम भी ले लिया। अच्छा है अम्मी को सुबह नाश्ता ना बनाना पड़े। अम्मी और मैं अकेले रहते थे क्योंकि जॉब अच्छी नहीं थी तो शादी भी नहीं की थी। अब्बू का इंतकाल काफ़ी पहले हो चुका था और अम्मी और मैं बस हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। खैर, मैंने नाश्ता और मेडिसिन लेकर वापसी जाने की नीयत से बाइक स्टार्ट की ही थी कि एक लड़की की झलक सी नजर आई। वो भी शायद किसी मजबूरी में रात के इस पहर बाहर निकली हुई थी। मुझे ऐसे निकल जाना मुनासिब नहीं लगा तो बाइक इसके पास जाके रोक के पूछ ही लिया, खैरियत मोहतरमा? जी वो देखें, मैं शरीफ इंसान हूँ, अपनी वालदा के लिए मेडिसिन लेने निकला था। आपको देखा तो सोचा पूछ लूँ। वो मैं भी इंजेक्शन लेने आई थी। इत्तेफाक से जितने पैसे थे उसका इंजेक्शन आ गया तो अब वापसी का किराया नहीं है। वो शर्मिंदगी से बोली। ओहो, किधर रहती हैं आप? जी मैं कब्रिस्तान के बराबर। कब्रिस्तान मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन रात के इस समय लफ्ज़ कब्रिस्तान का सुनकर एक लम्हा तो दिल धड़क सा गया। अच्छा देखें मोहतरमा, मुनासिब समझे तो मैं छोड़ दूँ आपको इस तरफ। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। किसी का घर कहीं भी हो, आखिरी घर तो कब्रिस्तान ही है। वो अजीब सा मुस्कुराई। जी? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो मेरा मतलब आपको जहमत होगी। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। जी अगर इंसान हो ना तो। वो फिर अजीब सी आंखें चढ़ा कर बोली। मुझे गुस्सा आ गया। देखें खातून, मजाक का हरगिज वक्त नहीं है। आपको चलना है तो चले, वरना मेरी वालदा मेरी राह तक रही होंगी। अरे खुदारा नाराज ना हो। आपका शुक्रिया। रात के इस समय आप जैसा कहाँ मिलेगा अब मुझे। मैं जब तक इसके जुमले पर गौर करता वो लपक कर मेरे पीछे बैठ गई और मानो यूं लगा कोई खुशबू से भरा हुआ इतरदान साथ रख दिया गया हो। मेरे हवास बेकाबू होने लगे। एक तो रात का समा, इस पे ये तन्हाई, बाइक जैसी रोमानी सवारी और सितम ये हुआ कि वो दोशीज़ा अपना नाजुक सा हाथ मेरे कंधे पर टिकाए हुए थी। हवा के दोष पे इसके बाल कभी मेरे चेहरे से टकराते तो एक तीर सा जिगर के पार हो जाता। दिल चाह रहा था ये मुख्तसर सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। बस मैं हूँ, वो हसीना हो और दुनिया के आखिरी कोने तक ऐसे ही चलते जाए। अचानक उसकी आवाज़ ने मेरा ख्वाब सा तोड़ दिया। बस इसी गेट पर रोक दे। लेकिन ये तो कब्रिस्तान का गेट है, मैंने हैरान होकर बोला। अजीब सा मंजर था। रात के अंधेरे में कुत्तों के रोने की आवाज़ और कब्रिस्तान की वीरानियत दिल में एक अजीब सा खौफ जगा रही थी। जी मैं इधर ही तो रहती हूँ। इस हसीना के जगमग सफ़ेद दांत यकदम मुस्कुराने से बाहर निकल आए। जी क्या आप भूत हैं या चुड़ैल? मैंने अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करने के लिए मजाक करने की कोशिश की। आपने सही पहचाना जनाब, मैं चुड़ैल ही हूँ। और 2 कदम मेरी तरफ आई तो मैंने गौर से सुना उसके चलने से छम छम जैसी आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। देखें मोहतरमा, ये काफ़ी घटिया मजाक है और शुक्रिया अदा करने का भोंडा तरीका। मैंने अपने हवास काबू करने की कोशिश की। आपको किसने बोला मैं मजाक कर रही हूँ? लेकिन बहरहाल आपका शुक्रिया। आप जाएं, आपकी वालदा परेशान हो रही होंगी। और वो एकदम पलटकर कब्रिस्तान के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। लेकिन उसके चलने से छम छम सी आवाज़ आ रही थी।
میں نے کانپتے ہاتھوں سے بائک سٹارٹ کی اور فوراً ادھر سے بھاگ نکلا۔ کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ یہ آواز مسلسل آ رہی ہے، لیکن اب آواز کچھ بدل گئی ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ میں عجیب سا جل ترنگ تھا، لیکن تھی وہی آواز۔ مجھے کپ کپی سی لگ گئی۔ ایک دم ساری قرآنی آیتیں بھول گیا، سوائے یا اللہ کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے شاید ہی کبھی اتنی تیز بائک چلائی ہو، لیکن وہ آواز تو میرا پیچھا کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ میں نے بائک گلیوں میں بھگانی شروع کر دی اور تیز سے تیز تر کرتا گیا، لیکن اس عورت نے بھی آواز سے شرط لگا رکھی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ایک تو رات، پھر سردیوں کی رات، کوئی بھی مدد کے لیے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا آخری وقت تو آ ہی گیا ہے، کیوں نہ ماں کے قدموں میں جان دے دوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے گھر کا رخ کیا اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھر کی گلیوں میں آتے ہی دیوانہ وار ہارن دینا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا امی جاگ رہی ہوں گی، لیکن یہ بھی احساس تھا پڑوسی کتنا غصہ ہو رہے ہوں گے۔ لیکن مجھے اس وقت اپنی ماں کے قدموں میں جان دینے کے سوا کچھ ہوش نہیں تھا۔ شاید وہ چڑیل جس کو میں نے ہمدردی میں آ کے لفٹ دی تھی، مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتی تو میں آخری بار ہی صحیح اپنی ماں کو تو دیکھ لوں۔ اچانک امی نے دروازہ کھولا تو میں اپنے خیالوں سے باہر آیا اور سیدھا بائک اندر صحن میں لے گیا۔ امی بہت ہی پریشان تھی اور سوالیہ نظروں سے مجھے تک رہی تھی، اور میں بت بنا اپنی بائک کے پچھلے پہیے پر لٹکے ہوئے شاپر کے ساتھ بکرے کی گردن میں پہنانے والی چھن چھن مالا کو دیکھ رہا تھا۔